हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताप गुणांक के बारे में देखा था। अभी देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो उसमें अवरोध पाया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसका प्रभाव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पे किस प्रकार से पड़ता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें, और जो अभिकारक हैं वो प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो उस क्रिया में जो अभिकारक रहते हैं उसमें अभिकारक के अणुओं के बीच जो बंध पाया जाता है वो टूटता है, और उत्पाद के जो अणु रहेंगे या प्रोडक्ट के जो भी अणु रहेंगे उनमें नए बंध का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को पूरा करने के लिए अभिकारक के जो अणु रहते हैं उनको एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जो अभिकारक रहेगा उसमें जब तक देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं पाया जाएगा तो वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा रहती है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ता है और अभिक्रिया प्रारंभ होता है, वह ऊर्जा कहलाती है देहली ऊर्जा। तो सबसे पहले जो अभिकारक अणु रहेंगे उनको ऊर्जा अवरोध को पार करना रहता है। तो ऊर्जा अवरोध के बारे में देखेंगे तो इसके लिए एक ग्राफ है जिसमें दो एक्सिस लिया गया है। यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है उसमें ऊर्जा को लिया गया है और एक्स एक्सिस में अभिक्रिया की गति को। तो जो ऊर्जा है ये R बराबर रिएक्टेंट है और ये P प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्टेंट है इसमें जो भी ऊर्जा रहेगा इसके ऊर्जा का मान बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन दिखाई दे रहा है ऊपर में यह ऊर्जा अवरोध। तो जब तक ये रिएक्टेंट इस ऊर्जा अवरोध को पार नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो रिएक्टेंट है वो ऊर्जा अवरोध को पार करेगा, तो इसके लिए इसको एक आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होगी जिसके द्वारा यह गति करके ऊर्जा अवरोध को पार करेगा। उसके बाद इसको पार करने के बाद ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा यहाँ पे। तो इसमें ऊर्जा को वाई एक्सिस पे लेते हैं और अभिक्रिया की गति को एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो ऊर्जा अवरोध को एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से ऊर्जा अवरोध के बीच की जो भी दूरी होती है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन माने कि एक्टिवेशन का ए और एनर्जी का कैपिटल ई। तो ई ए बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन को कराएंगे उसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे अभिक्रिया के अणु को जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगा देहली ऊर्जा। तो यही है ऊर्जा अवरोध। तो ऊर्जा अवरोध को पार करने के बाद ही जो अभिकारक के अणु हैं वो प्रोडक्ट के अणु का निर्माण करेंगे। यह तो हो गया ऊर्जा अवरोध। अब कभी कभी यह देखा जाता है कि देहली ऊर्जा मिल जाता है अभिकारक के अणुओं को, फिर भी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरा जो अवरोध काम करता है अभिक्रिया में वो है विन्यास अवरोध। तो विन्यास मतलब जो अणु रहेंगे उसमें बहुत सारे परमाणु रहते हैं। तो अणु के अंदर जो परमाणु पाए जाएंगे उनका विन्यास सही नहीं बन पाता है, जिसके कारण देहली ऊर्जा मिल जाती है फिर भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। तो उस स्थिति में उनको उनके विन्यास में सही जगह अगर के अभिकारक अणु का जुड़ेगा, अभिकारक के अणु सही जगह पे रिएक्शन करेंगे, सही विन्यास होगा तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ये जो दूसरा अवरोध पाया जाता है वो कहलाता है विन्यास अवरोध। तो जो विन्यास अवरोध है उसमें सबसे पहले उसमें मध्यवर्ती का भी निर्माण हो सकता है। तो मध्यवर्ती का निर्माण माने कि एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक जो माध्यमिक यौगिक का निर्माण होगा जो टूट करके फिर से प्रोडक्ट बनाएगा।
तो जो बीच में जो यौगिक का निर्माण होता है वो कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। तो जो मध्यवर्ती यौगिक है उसका निर्माण इस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग H2 माने कि H का 2 परमाणु H2 है ये, और यह I2 तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को लिए हैं। तो ये दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों क्या करेगा, पहले इसमें एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण होगा या मध्यवर्ती का निर्माण होगा। तो यहाँ पे भी बंध बन जाएगा, हल्का से ये बंध भी बनने लगेगा, क्योंकि इन दोनों को रिएक्शन करना है। तो इन दोनों के बीच बंध बनने लगेगा और इन दोनों के बीच भी बंध बनने लगेगा, और जो पुराना बंध है वो बंध टूटने लगेगा और यहाँ पे नया बंध बनने लगेगा। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए जो बंध है उसको हम लोग डैश डैश के द्वारा दर्शाते हैं, माने पूरी रेखा नहीं खींचेंगे, उनको डैश डैश करके दर्शाएंगे। तो ये हो जाएगा ये डैश डैश, और ये भी डॉट डॉट, ये टूट रहा है और ये बन रहा है। तो ये जो यौगिक बना है ये कहलाएगा माध्यमिक यौगिक या फिर मध्यवर्ती यौगिक। उसके बाद ये क्या होगा, ये जो पुराना बंध था तो ये यहाँ से पूरा ब्रेक हो जाएगा और जो नया बंध था वो बन जाएगा अगले स्टेप में। तो HI ये दोनों बन गया HI और ये दोनों बन गया HI। तो यहाँ पे HI का एक अणु और HI का दूसरा अणु, माने कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस से हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया माध्यमिक यौगिक बनाते हुए संपन्न होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो जुड़ने वाला अणु है उसका विन्यास सही हो। तो जो विन्यास अवरोध है उसको समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो उसमें है, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br। CH3 को बोलेंगे मेथिल और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड है तो इनका आंशिक अपघटन होता है। तो जो कार्बन है उस पर आंशिक धन आवेश, यहाँ पे जो डेल प्लस लिखा है, डेल का मतलब होता है आंशिक और प्लस का आंशिक धन आवेश, और डेल माइनस का अर्थ होता है आंशिक ऋण आवेश। तो ब्रोमीन अणु का ऋण विद्युतता का मान ज्यादा होता है कार्बन से, इसलिए इसमें आंशिक ऋण आवेश आएगा। ये विद्युत ऋणी तत्व है और इस पे आंशिक धन आवेश आएगा। उसके बाद इन दोनों पे अगर हम लोग OH माइनस आयन का अटैक कराते हैं तो OH आयन जब अटैक करेगा तो इसमें माइनस चार्ज रहता है OH माइनस। तो OH माइनस है तो अपने विपरीत आवेश पे अटैक करेगा, माने कि आंशिक धन आवेश पे अटैक करेगा। तो ये जो अटैक होगा इस पे या इस पे जो आक्रमण करेगा तो क्या होगा, Br बाहर निकल जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा। तो जो अटैक होगा उसके लिए इसमें 2 प्रकार से अटैक हो सकता है, एक तो बैक साइड अटैक होगा या फिर फ्रंट साइड अटैक। अगर OH माइनस सामने से अटैक करेगा यहाँ पे तो इसको बोलेंगे फ्रंट साइड अटैक या आगे की ओर से आक्रमण, और जब ये पीछे से अटैक करता है तो इसको बोलेंगे बैक साइड अटैक या फिर पीछे से आक्रमण। तो यहाँ पे जब फ्रंट साइड से आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, माने कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे विन्यास अवरोध पाया जाता है। जब OH माइनस आयन सामने से आएगा तो इसमें विन्यास अवरोध पाया जाएगा, जिसके कारण इसमें प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता। और जब OH माइनस आयन पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पे OH माइनस आयन पीछे आकर के जुड़ता है और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है CH3 मेथिल और OH को बोलते हैं अल्कोहल। तो ये मेथिल अल्कोहल यहाँ पे बन जाता है और Br माइनस आयन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो विन्यास अवरोध है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो ताप गुणांक है उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की गति दोगुनी हो जाती है। तो उसके लिए उसको ग्राफ द्वारा समझाया गया है।
जो ताप गुणांक है उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति दुगुनी हो जाती है। तो उसको भी एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में दो एक्सिस लेंगे, इसमें भी ये रहेगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ बनेगा वो वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ कहलाएगा। अब इसमें जो ऊर्जा है उसको एक्स एक्सिस में लेते हैं और अणुओं का प्रभाज है, अणुओं का प्रभाज उसको वाई एक्सिस में लेंगे। इधर अणुओं का प्रभाज है और ये रहता है ऊर्जा। तो अगर हम लोग टी टेम्परेचर पे, ये टी है, टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें इतने अणु पाए जाएंगे। माने टी डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अणु रहेंगे उनमें टक्कर होगा, टक्कर के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो जो टक्कर होगा उसका क्षेत्रफल, माने जो अणु रहेंगे उनका क्षेत्रफल, यहाँ पे इसको ए बी सी और डी मानते हैं। तो इस वाले क्षेत्रफल से दर्शाएंगे टी टेम्परेचर पे अणुओं की संख्या को, क्योंकि इधर अणु की संख्या लिए हैं। तो लेकिन जब ताप को बढ़ाते हैं, माने टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माने यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा देते हैं, तो यही जो अणु की संख्या होती है वो इतने पूरे क्षेत्रफल से दर्शाया जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी ई और एफ। तो इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्रफल T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल का मान ज्यादा होता है और T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्षेत्रफल का मान कम होता है। तो ये पाया गया प्रयोग से कि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक के टक्करों की संख्या दुगुनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दुगुना हो रहा है तो अणुओं की संख्या भी दुगुनी होगी और प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन का जो दर है, माने कि रेट ऑफ रिएक्शन हो, भी दुगुनी हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा। तो जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा का मतलब है सामान्य शब्दों में अणु को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। माने कोई भी अणु निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो उसको सक्रिय करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊर्जा कहलाएगा सक्रियण ऊर्जा। तो कोई अणु है तो वो दहली ऊर्जा है। हम लोग कोई अणु देखते हैं तो इसमें दो प्रकार की ऊर्जा है। इसका पहला सामान्य ऊर्जा पाया जाएगा इसमें अपना, और दूसरा है दहली ऊर्जा। तो जो सामान्य ऊर्जा का मान कम है, इसका मान कम है और दहली ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो ये सामान्य ऊर्जा जब तक दहली ऊर्जा के बराबर नहीं होगा, इससे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा इस वाले अणु से। तो क्या करेंगे, इस ऊर्जा में कुछ और ऊर्जा यहाँ पे मिला देंगे, इतना ऊर्जा इसको दे देंगे। इतनी ऊर्जा देने के बाद ये दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा इसको अलग से देते हैं वही ऊर्जा कहलाता है सक्रियण ऊर्जा, और इसको EA से या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी अणु की सामान्य ऊर्जा को और ऊर्जा देकर उसकी ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह ऊर्जा कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है दहली ऊर्जा ऋण अभिकारक के अणुओं की सामान्य ऊर्जा। क्योंकि यह सबसे ज्यादा है तो इस वाले मान में अगर सामान्य ऊर्जा को घटाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा का मान निकलेगा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर हो जाएगा दहली ऊर्जा ऋण अणुओं की सामान्य अवस्था में ऊर्जा। तो यह है सक्रियण ऊर्जा। अब हम लोग जो मध्यवर्ती यौगिक पढ़े हैं अभी, जो मध्यवर्ती यौगिक पढ़े हैं
उसी यौगिक के समान भी एक यौगिक बनता है सक्रियण ऊर्जा के लिए, तो कहलाता है सक्रिय संकुल या फिर सक्रिय यौगिक। अगर ए और ए यहाँ पे प्लस बी और बी ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ए और ये है बी बी, तो ए और ए यहाँ पे ये पुराना बंध है तो इसमें नया बंध यहाँ पे बनेगा, तो नया बंध को डैश डैश से दिखाएंगे और पुराना बंध टूटने लगेगा तो इसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। तो ये जो बना ये कहलाएगा सक्रियण ऊर्जा से बनता है ये, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सक्रिय संकुल, माने कि सक्रिय संकुल। अब ये जब आगे जाएगा तो आगे क्या बनाएगा, ये वाला बंद तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, आगे जाके ये टूट जाएगा पूरा। सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दी हूँ, यहाँ पे ए आना चाहिए और यहाँ पे बी आना चाहिए, तो ये वाला बंद पूरा ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये वाला बंद जुड़ जाएगा और ये वाला बंद यहाँ से टूट जाएगा, तो ए भी बनेगा और ए भी बनेगा, तो ए भी बन रहा है, तो दो ए भी बन रहा है, तो इसको लिख देंगे 2AB। तो इस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा देने के बाद सक्रिय संकुल बनता है जो जल्दी से टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच सक्रिय संकुल का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा होता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय माने कि जो दोनों दिशा में हो, आगे से माने अग्र दिशा में भी होगा और इधर से इधर भी होगा, तो उसको दो प्रकार के तीर आधे आधे तीर से दर्शाते हैं, वो कहलाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको इस प्रकार के तीर से दर्शाएंगे, यह कहलाता है अग्र अभिक्रिया और यह है पश्च अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो इसको इस प्रकार के तीर से दर्शाते हैं, जो एक ही दिशा में होगी, उधर से इधर नहीं आएगी, बस एक ही दिशा में होती है, वो अभिक्रिया कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो दो टाइप के अभिक्रिया होते हैं। तो जो इसके बाद ऊर्जा के आधार पर देखेंगे तो भी दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा रहेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्षेपी माने कि बाहर निकालना, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को क्षेपण करना माने बाहर निकालना, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी तो अभिक्रिया, तो ऊष्मा माने ऊष्मा और शोषी माने शोषण सोखना या ग्रहण करना, तो जो अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वो कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दो टाइप की अभिक्रिया होंगे, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान या अभिक्रिया के दौरान, और दूसरा होता है ऊष्माशोषी जिसमें अभिक्रिया ग्रहण किया जाता है अभिक्रिया के दौरान। तो इसके लिए भी ग्राफ दिया गया है। तो जो ग्राफ है वो ऊर्जा और अभिक्रिया की गति के बीच खींचते हैं। ऊर्जा और अभिक्रिया की गति, यहाँ पे एनर्जी माने कि ऊर्जा और यहाँ अभिक्रिया की गति माने कि रिएक्शन, यहाँ भी हो जाएगा रिएक्शन, अभिक्रिया की गति और ये होगा एनर्जी। फर्स्ट को हम लोग लेंगे ऊष्माक्षेपी के लिए, तो ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा को ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सो माने कि बाहर करना तो ऊष्माक्षेपी, और एंडो माने कि अंदर करना माने ऊष्माशोषी। तो दूसरा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में अंतर देखेंगे ग्राफ में। तो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट को लेते हैं और इधर लेंगे प्रोडक्ट को। तो जो एक्सोथर्मिक है उसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे ये ऊर्जा है, एनर्जी का है, तो इसके ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और इसकी ऊर्जा का मान कम है, यहाँ से कम होगा, और यहाँ से ज्यादा दूरी है तो ये ज्यादा होगा। तो जो रिएक्टेंट की ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, इसलिए इसमें जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जन होगा। और कितना ऊर्जा उत्सर्जित होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट या अभिकारक की ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और प्रोडक्ट की ऊर्जा का मान कम होता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे तो इसमें यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट, और इधर बनेगा प्रोडक्ट। तो इसमें इसका उल्टा होता है। तो एंडोथर्मिक के लिए जो रिएक्टेंट की ऊर्जा का मान कम होता है और प्रोडक्ट की ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। तो जिधर ऊर्जा ज्यादा होगा उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर होता है। तो इसमें इधर ज्यादा है ऊर्जा, तो ये इधर आएगा, माने कि इधर से इधर आ रहा है, माने कि ये हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? अग्र अभिक्रिया होगा। और इसमें इधर ऊर्जा ज्यादा है तो ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा से कम की ओर होगा। तो इसमें इधर से इधर आएगा, तो इसमें क्या होगा? ये वाला रिएक्शन होगा। तो जो ऊष्माक्षेपी है उसमें अग्र अभिक्रिया होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जो ऊष्माशोषी है उसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगा या फिर पश्च अभिक्रिया होगी। और ऊष्माशोषी के लिए रिएक्टेंट की ऊर्जा का मान कम होता है और प्रोडक्ट की ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। यह हो गया। अगर हम लोग सक्रियण ऊर्जा का मान देखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का, तो जो ऊष्माशोषी के EA, यह है ऊर्जा अवरोध, यह ऊर्जा अवरोध है। तो यहाँ से यहाँ की ऊर्जा क्या कहलाएगी? EA, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ की ऊर्जा क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए। तो ये इधर से इधर जाएगा अभिक्रिया, तो इधर से इधर जा रहा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, और ये इधर से इधर आएगा जब, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। तो इस वाले अभिक्रिया के लिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी माने EA का मान कम होता है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का मान ज्यादा होता है। तो EAF इज लेस देन EAB। यह है एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए। दूसरा देखेंगे तो इसके लिए ऊर्जा अवरोध यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ का हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इसका, और यहाँ से यहाँ का हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ से इधर अभिक्रिया होगी तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन F, स्मॉल f, और यहाँ से इधर रिएक्शन होगा तो ये कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन स्मॉल b। तो यहाँ पे EAF और EAB में तुलना करेंगे तो EAF का मान ज्यादा होगा, इस EAF इज ग्रेटर देन EAB। तो इस प्रकार से इसमें ऊर्जा का मान पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्प्रेरक के बारे में शायद हम लोग पहले डिस्कस किए थे। तो जो उत्प्रेरक होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उससे
जो अक्रिय अणु रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया की दर की गति को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाएगा उसको देखेंगे सक्रियण ऊर्जा और ऊर्जा अवरोध के द्वारा। यह कोई सा भी एक रिएक्शन है, इसमें हम लोग लेंगे एनर्जी को, ऊर्जा को, और इसमें लेंगे अभिक्रिया की गति या फिर रिएक्शन को। इस वाले में यह हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये रहेगा वाई एक्सिस, और जो ग्राफ बनेगा वो कहलाएगा वाई वर्सेस एक्स। तो यह जो ग्राफ है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट है और कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ जो है वो क्या कहलाएगा, एनर्जी बैरियर या फिर ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो एनर्जी बैरियर। यह है एनर्जी बैरियर। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए हमको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो हो जाएगा EA, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है और ये इसकी ऊर्जा है, ये दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाता है, डेल H। H माने एंथैल्पी और डेल माने परिवर्तन। एंथैल्पी माने आंतरिक ऊर्जा को बोलते हैं एंथैल्पी। तो जो दोनों की ऊर्जा में अंतर है, एंथैल्पी में अंतर, वो कहलाता है डेल H यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ये हो गया। तो कोई भी जो उत्प्रेरक है, माने कि यहाँ ऊर्जा अवरोध है तो सक्रिय संकुल का निर्माण होगा, सक्रिय संकुल का तो यहीं पे निर्माण होगा। माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच यहाँ पे सक्रिय संकुल बनेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें पहले अभिक्रिया के लिए कितनी दूरी पे यहाँ पे ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ रहा था रिएक्टेंट को, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन जब इसमें उत्प्रेरक डाल देंगे इसी अभिक्रिया में ना, इसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये ऊर्जा अवरोध का मान घट करके कम हो जाता है। तो क्या करेगा, ये R जल्दी से इसको पार करके जल्दी से प्रोडक्ट बना देगा। माने ऊर्जा अवरोध का जो मान है उत्प्रेरक डालने पे कम हो जाता है, जिसके कारण अभिकारक आसानी से इस ऊर्जा अवरोध को पार करके कम समय में प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो यही प्रभाव है कि उत्प्रेरक डालने पे जो यहाँ पे सक्रिय संकुल या ऊर्जा अवरोध का मान कम हो जाता है। तो सक्रिय संकुल बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगा, तो सक्रिय संकुल कम एनर्जी पे बनेगा, कम एनर्जी पे ऊर्जा अवरोध को पार कर लेगा, तो प्रोडक्ट का निर्माण जल्दी होगा। ये हो गया। इसके बाद जो सक्रियण ऊर्जा की गणना और आर्हेनियस समीकरण के बारे में अगली क्लास में देखेंगे।